नमस्कार, मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो दुनिया के लिए बहुत ही भयानक है और वो मानव त्रासदी ऐसी है कि वो कभी भी परेशानी पैदा कर सकता है। किसी को कोई पता नहीं चलता। आज की साइंस उसके बारे में खुद पता नहीं कर पाई है। इन सब चीज़ों का आपने अभी देखा होगा उत्तराखंड में जैसे पूरे घर जो धंसने लगे थे खुद ब खुद ही, वो क्यों हो रहे थे और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमारे वेदों में इसका सॉल्यूशन है? क्या आधुनिक साइंस में इसका सॉल्यूशन है? यही सब बताने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ साइंटिस्ट सूर्य प्रकाश कपूर जी। नमस्कार सर। बताइए, ये जो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है कि उत्तराखंड में जो एक एरिया में घर खुद धंसने लगे अंदर, उनकी वजह क्या है? क्या है उनका वैज्ञानिक महत्व और क्या हमारी जो प्राचीन साइंस है उससे कुछ संबंध है या उसके जरिए हम कुछ सॉल्यूशन बता सकते हैं? आपने देखा कि जब उत्तराखंड में जोशी मठ नीचे धंसने लगा तो बहुत सारा पानी भी साथ में निकल रहा था। वो जो पानी है सिर्फ जोशी मठ ही नहीं बैठा। आपने देखा कि उत्तराखंड में वो नैनीताल, कुमाऊं, उधर दूसरी तरफ भी वही धंसने की शिकायतें आपको आई हैं। एक ही शहर में पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र बहुत सारे शहर, बहुत बड़े एरिया में वो हुआ है ऐसा। और जहाँ जहाँ भी ये जमीन धंसने की घटना घटी है उसके साथ ही साथ पानी का रिसाव भी, पानी सामने निकल के आया है। अच्छा अच्छा। तो अब इस समस्या को अगर हम सतह पे देखें तो हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है। इसका एक बहुत गहरा कारण है। आपको पता है कि केदारनाथ में तबाही हुई थी। केदारनाथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी आई 2013 में। वो गांधी सरोवर, क्या वो जो वहां पे कितना वो कहते थे फ्लड आ गया। हाँ। बादल फट गया। हाँ। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में 2 बार फ्लड आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है। टेलीविजन चैनल वाले बोलते थे कि जन्नत के अंदर फ्लड आ गया है। जन्नत के अंदर बाढ़ आ गई। कहाँ जन्नत और कहाँ बाढ़ है प्लास्टिक। और आपने देखा कि हिमाचल में भी फ्लड आया। हाँ। नेपाल में भी फ्लड आया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी 7 स्टेट्स हैं, असम में फ्लड, बिहार तक वो पानी आया। तो ये एक्चुअली है कि ठीक 28 मई 2005 को अंडमान के अंदर बैरन आइलैंड नाम का ज्वालामुखी फटता है। अच्छा अच्छा। वो जो ज्वालामुखी है अभी वो फटा हुआ है, आज 2023 है। ये 28 मई 2005 को फटा था। अच्छा। आपको याद होगा कि 28 मई 2005 से कुछ महीने पहले 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी जिसमें 3.25 लाख आदमी मरा था। 2003-4 में ना, 2004 में आई थी। 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई जिसमें 2-2.5 लाख आदमी मर गया था। उसमें करीब 3 लाख आदमी मरे। हाँ, 2.5-3 लाख। हाँ, इंडोनेशिया में तो अकेले इंडोनेशिया में। अब आप ध्यान दीजिए, वो सुनामी जब आई थी तो जो भूकंप था, जो एपिसेंटर था, वो कहाँ था? वो ठीक अंडमान के थोड़ा सा दूर, वो जो क्या कहते हैं, वो थाईलैंड के कौन सा वो जगह है, बर्मा के कौन से, ये जो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट, ये जो सबडक्शन जोन है, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट समुद्र के अंदर अंडमान सी में मिलती हैं। अंडमान सी से ये जो बैरन आइलैंड का वॉल्केनो है, इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका एपिसेंटर था। अच्छा। और वो भूकंप जो था वो करीब 7 डिग्री कितने का था रिक्टर स्केल का। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, सबसे मजेदार बात क्या थी कि सुनामी जो आती है, सुनामी से वहाँ नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
हैदराबाद है, वो लोग, और इधर नेशनल ये NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा है। तो वो जो हैदराबाद वाले थे, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद वाले थे, वो डेली समुद्र के पानी का टेम्परेचर नोट करते थे, बे ऑफ बंगाल का। अच्छा अच्छा। जो बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर नोट करते थे, 26 दिसंबर को सुनामी आती है, और सुनामी से एक दिन पहले टेम्परेचर जो है वहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा अच्छा। और जिस दिन सुनामी आती है उसके दूसरे दिन जो टेम्परेचर है, उसी बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, 18 से बढ़ के 32 पहुंच जाता है, 32। मतलब कि एकदम से इतना टेम्परेचर। ये जो बात बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं अभी बात को आगे बढ़ा के रीजनिंग दूंगा, ये रीजनिंग मॉडर्न साइंस के स्कोप से बियॉन्ड है। क्योंकि मॉडर्न साइंस भूकंप को एक मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होने का इवेंट मानते हैं। ये जब भी कोई भूकंप की बात होते हैं, वो जी प्लेटें टकरा गई आपस में, वो जी प्लेटों की जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन थी रिलीज हो गई, वो जी फॉल्ट एक्टिव हो गया, वो जी प्लेटें टकराने से ये हो गया, एनर्जी निकल गई। ये इसको एक मैकेनिकल कोलिजन, मैकेनिकल इवेंट के, मैकेनिकल एनर्जी रिलीज इवेंट के तौर पे पेश करते आ रहे हैं। बिल्कुल। मगर अब इनकी ढोल की पोल कैसे खुलती है कि जब उस समुद्र के अंदर बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर पानी का सुनामी से एक दिन पहले 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरे दिन एकदम जंप करके 32 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो ये जियोथर्मल एनर्जी कहां से आई, हीट कहां से आई, ये पानी कैसे गर्म हो गया? भाई ये भूकंप आया, उससे पानी उछल तो गया, वो तो मान लिया। पानी में जो है डायनामिक पानी की वेलोसिटी हो गई, पानी में उथल पुथल मच गई, ये तो सब समझ गया। मगर कैसे बढ़ गया इतना? इस चीज का जवाब कौन देता है? वैदिक साइंस। वेद का जो पहला मंत्र है, जो पहला सूक्त है, वो मंत्र बता देता हूँ। वो अग्नि सूक्त है। उसका जो अग्नि देवता है, वो अग्नि धरती के नीचे जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जो हीट होती है, जो अग्नि होती है, वो उसी का मंत्र है। मधुचंदा ऋषि जी जो विश्वामित्र जी के बेटे हैं, वो उसके मंत्रदिष्टा ऋषि हैं। वो कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, वेद गला फाड़ फाड़ के कह रहा है, ओम अग्निमीडे प्रोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम उत्तरम रतन धात्मम। अग्निमीडे, हे अग्नि, ईडे का मतलब इधर की अग्नि, इधर का अग्नि का मतलब इस धरती के भीतर की अग्नि, यानी कि जिस अग्नि पे हम बैठे हैं। एक उधर की अग्नि भी है, वो सूर्य की धूप है, वो सूर्य की धूप जो ऊपर की। तो ये जो धरती के भीतर की आग है, उसको वो मधुचंदा ऋषि कहते हैं। अग्निमीडे, ओम अग्निमीडे प्रोहितम, की प्रोहित, फिर कहता है प्रोहितम, फिर कहता है यज्ञस्य देवम, कि ये जो धरती है, इसके ऊपर जो 800 करोड़ आदमी बैठे हैं, ये धरती को किस अग्नि ने फुलाया हुआ है, इस धरती को कौन अग्नि मेंटेन कर रही है, वो ये आग से भरा हुआ फुटबॉल जो है। आपको पता है एक सेब जो होता है, उसका जो छिलका होता है, सिर्फ उतनी ही लिथोस्फेरिक प्लेट की मोटाई है, बाकी जो सेब के अंदर पल्प है वो अग्नि है, इतना रेशो है इसका, पृथ्वी के गर्भ में है सारा। तो वो जो अग्नि है, ये अग्नि से भरा हुआ प्लेनेट है। तो कहता है अग्निमीडे प्रोहितम यज्ञस्य देवम, कि ये जो सृष्टि का यज्ञ है, इसका जो देवता है, जो पुरोहित है, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, यज्ञ के 4 पात्र होते हैं, उसमें से एक पात्र का कुछ काम होता है, दूसरे का कुछ काम होता है। एक समिधा डालता है, दूसरा हवि डालता है, तीसरा मंत्र बोलता है, चौथा उसको वाय, तो सारे मिलकर यज्ञ करते हैं। तो सारे पात्रों का नाम वो लेता है कि पुरोहितम सबसे सीनियर जो पात्र है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं यज्ञ का, पुरोहित से शुरू करता है, फिर देवता, फिर ऋत्विज, फिर होता। ऋत्विज, ओम अग्निमीडे प्रोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम,
और होता भी तू है, ऋत्विज भी तू है, पुरोहित भी तू है, देवता भी तू है। इस सृष्टि यज्ञ के सारा जो दारोमदार है, सारे की सारी जो एक्टिविटीज हैं, सारे के सारे जो रोल निभा रहा है हे अग्नि, अंडर वन रूफ तू ही निभा रहा है। रतन धातमम, जो रतन बनते हैं खानों के अंदर, वो ये मैग्मा जो होता है, इसको जब वो ठंडा होता है धीमी गति से तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। उस क्रिस्टल में से डायमंड निकलता है, उसी में से पन्ना निकलता है, उसी में से लाल जिसको रूबी कहते हैं वो निकलता है, उसी में से नीलम निकलता है, उसी में से पुखरास निकलता है। तो रत्नों को धारण करने वाला भी हे मैग्मा हे लावा तू ही है। और हे मैग्मा हे लावा तू ही इस धरती का जो सृष्टि यज्ञ है, जो 800 करोड़ आदमी इस धरती के ऊपर चैन की बंसी बजा रहे हैं, जो पशु पक्षी पेड़ पौधे जितना भी लाइफ है इस धरती पे, उस सब का जो सर्वे सर्वा है वो तू ही है। अग्नि को बोला है, अग्नि को बोला है, मैग्मा को बोला है, जियोथर्मल एनर्जी को ही बोला है। जियोथर्मल एनर्जी तो ये कहते हैं। दूसरे मंत्र में फिर वो क्या कहता है मधुचंद्र ऋषि, बड़े मतलब की बात बताता है। कहता है कि ए अग्नि, जो प्राचीन ऋषि थे और जो लेटेस्ट ऋषि थे, एक तो बहुत प्राचीन थे, एक जो अभी अभी थोड़े साल पहले होके हटे हैं, उन्होंने ए अग्नि तेरा ही इस्तेमाल किया, तेरा ही दोहन करके इस धरती को रहने लायक बनाया। इसके डिजास्टर्स का समाधान इस जियोथर्मल एनर्जी की मैनेजमेंट से ही किया। और वेद पाठी तू भी, यानी कि आज की जो जनरेशन हम लोग हैं, हमें भी वो यही नसीहत करता है कि जो आपके पुरखों ने रास्ता अपनाया, आप भी उसी रास्ते को फॉलो करके इस धरती के डिजास्टर्स को मैनेज करो और इस धरती को रहने के योग्य बनाओ। फ्रॉम डिजास्टर टू डेवलपमेंट वाई हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो। अब देखिए कि जब सुनामी आती है तो टेम्परेचर 14 डिग्री से 18 डिग्री से बढ़ के 32 डिग्री हो जाता है। तो ये सामने आपको दिखा रहा है कि जो सुनामी का इवेंट था, जो अर्थक्वेक आया था, उसमें जो मैकेनिकल हलचल हुई, एक्टिविटी हुई, वो तो हुई, उसके साथ साथ एक थर्मल एक्टिविटी हुई जिससे टेम्परेचर जियोथर्मल एनर्जी का रिलीज हुआ कि पूरी बे ऑफ बंगाल का कितना पानी है वो 14 डिग्री गर्म हो गया एक दिन में। सोचिए वो हीट कहां से आई, कितनी हीट होगी वो हीट, वो जो सबडक्शन जोन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का जो जोड़ है, उस जोड़ में से हीट जो लीक हुई, वो हीट से वे ऑफ बंगाल का सारा पानी 14 डिग्री टेम्परेचर एक्स्ट्रा गर्म हो गया। और उससे क्या होता है, जिस दिन सुनामी आती है वो टेम्परेचर गर्मी रिलीज होती है, तो उस टेम्परेचर से पानी भाप बन के उड़ता है। ठीक है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है और बरस के नीचे आता है। ठीक है। और दूसरे दिन तीसरे दिन जो सुनामी का रिलीफ ऑपरेशन इंडोनेशिया में चल रहा था, और यह दूसरी जगह चल रहा था, इंडोनेशिया में जम के बारिश होती है, क्योंकि वो जो जियोथर्मल एनर्जी से बे ऑफ बंगाल का पानी गर्म हुआ, वो एवेपोरेट होके बरसात हो गई। तो सुनामी रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर व्यवधान आए उस हैवी रेनफॉल की वजह से। ठीक है। तो जो रेनफॉल जिसको हम कहते हैं कि सूर्य की धूप से लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर बारिश आएगी, तो सूर्य की धूप से तो बारिश आती सबने देखी, मगर जियोथर्मल एनर्जी के रिलीज होने से भी बारिश आती है, इसको किसी ने नहीं देखा सिवाय वेद के वैज्ञानिकों ने। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो उस बारिश का रीजन भी नहीं ढूंढ पाए कि ये बारिश किस वजह से हो गई, वो जियोथर्मल एनर्जी का रिलीज था। तो मेरे कहने का मतलब कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के दौरान भी जियोथर्मल एनर्जी रिलीज हुई, और उसके ठीक 6 महीने बाद 28 मई 2005 को बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी फट जाता है। ठीक है। तो वही हीट जो है खुल के बाहर आ जाती है। जब वो खुल के बाहर आ जाती है, और आप याद रखिए कि 28 मई 2005 के बाद केदारनाथ की तबाही होती है, जम्मू कश्मीर के फ्लड आते हैं, हिमाचल में फ्लड आते हैं, असम में फ्लड आते हैं, नेपाल में फ्लड आता है, बिहार में फ्लड आता है, और ये जोशी मठ की जमीन भी नीचे धंसती है,
और उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं में या दूसरी जगह या तीसरी जगह जहाँ कुमाऊं, जहाँ जमीन नैनीताल and धंसती all, है, सारी जगह। वो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? हमने बहुत सी जगह पे, एबीपी न्यूज़ पे, दूसरी चैनल्स पे, ये भारत न्यूज़ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ये रिपीटेडली ये बात कही। ये पहले A to Z चैनल होता था, उस पर भी कहा, बहुत बार कहा, बहुत जगह मीडिया में आया कि बंगाल की खाड़ी में जो एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड का, उसके मुंह से 1200 डिग्री का लावा निकल रहा है। उसमें से जो तपश है, हीट रेडिएशन हैं, वो ज्वालामुखी का जो कार्डेरा है, यानी कि जैसे तंदूर का मुंह होता है, उसका डायामीटर 2 किलोमीटर है। उसमें से 1100 डिग्री हीट रेडिएशन 24 घंटे निकलती हैं। ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट डेली उसको टेम्परेचर को नोट करके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे डालता है। तो हमने कहा कि उस ज्वालामुखी पे जियो थर्मल पावर प्लांट लगाओ, उस गर्मी की बिजली बनाओ, उस गर्मी से जो पानी उड़ उड़ के, और उस गर्मी से एक इतना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनता है कि जब मॉनसून नीचे से चलती है, साउथ इंडिया के नीचे इंडियन ओशन से, सदर्न हेमिस्फीयर से, उस मॉनसून का क्या हशर होता है। जून के महीने में राजस्थान में मेन लैंड मास जो इंडिया का है, उसमें टेम्परेचर 55 डिग्री तक जाता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अच्छा। मगर उसके मुकाबले में बैरन आइलैंड का जो ज्वालामुखी है, उसमें 1100 डिग्री टेम्परेचर है। यानी कि 55 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो तो 1100 डिग्री बनता है। तो जब 1100 डिग्री का अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया उधर बनेगा, तो मॉनसून ऑब्वियस है कि वो मॉनसून राजस्थान की तरफ आधी जाएगी, और उससे ज्यादा तो वो ज्वालामुखी की तरफ चल जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया उसको खींच रहा है। तो जो मॉनसून है, उसका जो पैटर्न है, वो उस ज्वालामुखी के अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया ने चेंज कर दिया। आपको पता है केदारनाथ में तबाही जो हुई थी, जून के महीने में हुई, 16 जून को हुई। मैंने पूछा, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं इनके, ये एनजीआरआई का एस्ट्रॉइड डायरेक्टर था जिसको पद्मश्री दी, डॉक्टर हर्ष गुप्ता, उसके साथ तो मेरी डिबेट करवा दी थी कपिल सिब्बल ने यूपीए 1 गवर्नमेंट में। बहुत साइंटिस्टों को, ये आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, इसमें ये जॉइंट सेक्रेटरी बैठा ललित बोरा, इसके साथ मीटिंग किया है। दिनेश जगदले जॉइंट सेक्रेटरी, उसके साथ 1 घंटा वीडियो मीटिंग करवाई थी जुलाई पिछले साल में। इनको राइटिंग में दिया 20 पेज का पेपर लिख के, उसने कहा था साइंस पेपर भेज देना, दिनेश जगदले ने कहा था, भेजा, इनको दिया। इनको बार बार कहा कि उस ज्वालामुखी पे जियो थर्मल पावर प्लांट लगा दो, उसकी गर्मी की बिजली बन जाएगी। इंडिया में जितने डिजास्टर्स हैं, साइक्लोन बनना, जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनता है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को मोदी जी ने 500 करोड़ रुपया दिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अभी भी आया हुआ है साइक्लोन, अभी साइक्लोन आया हुआ मोका। हमने नरेंद्र मोदी की जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, उसके ऊपर भी ये लिख के दिया कि ज्वालामुखी पर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट लगाओ, बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन फ्री हो जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ में जो तबाही आई, फ्लड नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में फ्लड नहीं आएगा। हिमाचल में, नेपाल में, नॉर्थ ईस्ट असम में, बिहार में सारे फ्लड्स बंद हो जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, मॉनसून का पैटर्न बदल गया है। तमिलनाडु में सूखा पड़ जाता है, मद्रास में, उससे हिस्से की बरसात जो है जाके अंडमान में हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जून के महीने में केदारनाथ में तो आई। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मेट्रोलॉजी आलो, IMD आलो, जरा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि दिल्ली के अंदर मॉनसून जो आती है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आती है। दिल्ली वाले जानते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉनसून का अराइवल टाइम है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक। सही बात है, सही बात है। मगर दिल्ली से 300 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में उत्तराखंड है, केदारनाथ, वहां 16 जून को मॉनसून पहुंच गई। पहले ये कौन सा जादू हुआ? क्योंकि वो मॉनसून जो है वो दिल्ली के माध्यम से नहीं गई, वो गई है समुद्र के माध्यम से। सीधा मॉनसून गई अंडमान को, अंडमान ने बादलों का जुलूस जो था सीधा हिमालय में भेज दिया,
लो प्रेशर एरिया ने, और उससे उत्तराखंड में केदारनाथ में जो तबाही हुई 16 जून को हुई, यानी कि दिल्ली में मानसून बाद में पहुंचती है और उससे पहले उत्तराखंड में मानसून बाया बे ऑफ बंगाल पहुंच के जो अंडमान का ज्वालामुखी है वो लो प्रेशर एरिया, वो उसको खींच के वहां बादलों को पूरे का पूरा हजूम बन जाता है, वहां बादलों का जुलूस बन जाता है। तो बादल एक दूसरे को धक्का मारते हुए सीधा पहाड़ को चढ़ जाते हैं और वो हिमालय के अंदर जाके केदारनाथ के अंदर जाके बरसात करके बर्बादी करते हैं। वो कहते बादल फट गया। अरे बादल में पानी जो था वो कहां से आया? वो बंगाल की खाड़ी का पानी था, उसको किसने भेजा? वो पानी जो था, अगर मानसून का पानी था या बंगाल की खाड़ी का पानी था, उसको भेजने वाला, खींचने वाला लो प्रेशर एरिया, जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया ज्वालामुखी था, वो ज्वालामुखी की जियोथर्मल एनर्जी की अब्यूज है, उसका मिसयूज है। उस मिसयूज से वो तबाहियां आती हैं। अगर मोदी जी देश को बचाना चाहते हैं तो उस ज्वालामुखी के ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उस जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बना दें और उस बिजली को यूज करने के लिए वहां पे एक टूटा हुआ शिप खड़ा करके उसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्लांट लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे ज्यादा बिजली खाई जाती है। तो वो बिजली का इस्तेमाल भी हो जाएगा और साथ में ये जितने डिजास्टर्स हैं, बंगाल की खाड़ी का साइक्लोन जो पैदा होता है तब पैदा होता है जब सी सरफेस टेम्परेचर 26.5 डिग्री को क्रॉस करता है। तो वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करने में उस ज्वालामुखी का जो हीट है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही योगदान कर रहा है। तो बंगाल की खाड़ी साइक्लोन फ्री हो जाएगी। मोदी जी को 4 स्टेट्स की वोटें मिल जाएंगी, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की, तेलंगाना की, और बचा खुचा बांग्लादेश में भी वही साइक्लोन जाता है और बचा खुचा कभी कभी म्यांमार बर्मा में चल जाता है। ये तो मोदी जी के लिए बड़ा अच्छा है, वहां तो वैसे ही मोदी जी की सरकार नहीं बन पा रही है बड़ी। मोदी जी जो हैं, अगर 2024 का इलेक्शन जीतना है तो वैसे तो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। एक झूठ ये भी बोल दे कि मैं वहां जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दूंगा, ए बंगाल के लोगों आपको साइक्लोन से निजात दे दूंगा, उड़ीसा के साइक्लोन से उड़ीसा लोगों को साइक्लोन से निजात मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश को मिल जाएगा और तेलंगाना को मिल जाएगा। 4 स्टेट्स की इनको बोट्स मिल जाएंगी और साथ में जो हिमालयन स्टेट्स में फ्लड आते हैं, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में और बिहार में, इन लोगों को फ्लड से मुक्ति मिल जाएगी। ये भी वोट डाल देंगे। आधा हिंदुस्तान तो मोदी को वैसे वोट डाल देगा, मगर मोदी अनपढ़ है, चाय बेचने वाला है, इसको साइंस नहीं आती, इसलिए ये ज्वालामुखी में जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के वोट भी नहीं ले। तो किसको लेके आए फिर उसमें? तो फिर ऐसा कोई इसको कहो कि काम करते, बात खत्म हुई। हम तो कहते हैं रास्ता बता दिया, अब चलना तो इसका काम है ना, चले ना, क्यों नहीं काम करता? बिल्कुल। हमने लिख लिख के प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे चिट्ठियां डाली। डॉक्टर पीके मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीएम ऑफिस का, उसको मेल भेजे, कोई असर नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं है। ये सब अपने अपने मतलब की फाइलें निकाल के नोट कमा के घर को चल जाते हैं, देश हित का कोई काम नहीं करता। हमने एमएनआर के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश जगदले, ललित बोरा, उनके साथ एक के साथ वीडियो मीटिंग, दूसरे के साथ पर्सनल मीटिंग भी करके आया हूँ अटल ऊर्जा भवन में ललित बोरा के साथ। उसने जियोथर्मल एनर्जी का डायरेक्टर चेलापथी, उसको भी बुलाया हुआ था। ये लोग काम नहीं करते। वो कहता है जी ओएनजीसी करेगा, वो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस करेगी, वो उसको टाल देता है, उस पर जिम्मेदारी डाल देता है। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाए मोदी जी, उसमें 3-4 मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। अब ये कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार नहीं, 4 मंत्रालयों का एक इंजन बनेगा, सरकार बने, एक ग्रुप बने 4 इंजनों वाला। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और उसमें ओएनजीसी और उसमें एनटीपीसी, ये 4 इंजनों वाला ग्रुप बने। फिर इस कंट्री में साइक्लोन आना बंद हो जाएगा और ये जो उत्तराखंड में जोशीमठ में जमीन धसी और पानी का रिसाव हुआ, ये पानी की वजह से ही हो रहा सब कुछ। वो जो पानी जाता है ना बंगाल की खाड़ी में, सरप्लस रेनफॉल हो रहा है। जो सरप्लस रेनफॉल होता है वो पहाड़ के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनके माध्यम से नीचे घुस जाता है, नीचे घुस के फिर उसके भंडार बन जाते हैं। वो जो भंडार हैं
जब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भूकंप आता है या थोड़ी बहुत कोई सुरंग खोद ली तो वो भंडारों से पानी जो निकलता है वो पानी जो है वो जो शहर बसा हुआ है जोशीमठ उसकी जड़ों के अंदर जो मिट्टी होती है, आपने देखा जो जोशीमठ में पानी निकला वो मिट्टी से भरा हुआ था। जब वो मिट्टी से भरा हुआ खाकी रंग का पानी उनकी जड़ों की उसकी मकानों की फाउंडेशन को मिट्टी को घोल के ले आया तो मकान तो नीचे बैठेंगे। ये सारी की सारी मोदी जी को कहो गलती से अग्नि सूक्त के पहले 2 मंत्र हिंदी में पाठ दिया हुआ है, पढ़ लें और कहते हैं मैं दिमाग लगाता हूं, मैं योगी हूं, जरा योग लगा ले। कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं, 18 मिनट ही काम कर ले। तो ये उत्तराखंड की तबाही या ये जोशीमठ का बैठना या कुमाऊं हिल्स का बैठना या ये फ्लड्स आना, मोदी जी के कान में ना जो रुई पड़ी हुई है उसको निकाल लें और काम कर दें। मैंने टेलीविजन पे बहुत बार बोला है मगर मोदी जी को असर नहीं होता क्योंकि मोदी जी को अंबानी अडानी के सिवा दूसरा कोई नहीं सोचता। नहीं, अडानी अंबानी को वहां लगाए ना, अडानी अंबानी का पैसा तो लगा के और वहां ये काम कराए ना, जियो थर्मल प्लांट लगा के। ये नहीं लगाएंगे। और तो, जो अब देखिए आपने कहा भूकंप तुर्की का, ये हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी, अभी भी बनी हुई है। हाँ, अभी भी बनी हुई। इसका जो एनडीएमए का फाउंडर मेंबर प्रोफेसर विनोद चंद्र मेनन और जो ये जो जनरल एनसी विज थे ये वाइस चेयरमैन और ये मोहन कांडा थे जो चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ के आंध्र प्रदेश के, ये उसमें फ्लड्स के ये उसके थे, हाँ फ्लड्स के मेंबर थे। ठीक है। और ये शशिधर रेड्डी जो चन्ना रेड्डी का बेटा था ये साइक्लोन का मेंबर। ठीक है। और ये केएम सिंह होते थे CISF के DG, वो भी मेंबर थे। मैंने 2005 में सेंटूर होटल में इनका ऑफिस होता था, वहाँ 2 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि साइक्लोन को कैसे रोकें, और दूसरे दिन इन्होंने उसके नेक्स्ट प्रोग्राम में इन्होंने अर्थक्वेक पे मेरा लेक्चर करवाया 2 घंटे। मैंने इनको बताया कि जो अर्थक्वेक आते हैं ये गर्म पानी का जो चश्मा होता है उसके नीचे गहराई में जाओ तो गर्म पानी का भंडार होता है, उसमें टेम्परेचर जो है अगर गर्म पानी का चश्मा ऊपर मान लो 50 डिग्री का पानी फेंक रहा है तो उसके 2 किलोमीटर नीचे जो गर्म पानी का भंडार है उसमें टेम्परेचर 250 डिग्री होता है। और वो जो गर्म पानी का भंडार होता है वो छोटा मोटा भंडार नहीं होता, वो कई बार 200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में होता है। तो उसके अंदर उसके नीचे एक पक्की चट्टान होती है जिसको हम इम्परवियस रॉक कहते हैं, उसके नीचे मैग्मा होता है, लावा होता है 1200 डिग्री का। तो चट्टान गर्म होके वो जो पानी है गर्म होके गर्म पानी का चश्मा जो है उसी गर्मी को बाहर निकालता है। तो मुझे प्रोफेसर मेनन ने पूछा जब ये क्या हो रहा है आपका G20 होगा ना, तो इनका एक प्रोग्राम है सिविल सोसाइटी C20, उसकी मीटिंग मेरी हुई यहाँ पे इंडिया हेरिटेज सेंटर में। प्रोफेसर विनोद चंद्र मेनन मेरे पुराने जानकार हैं। अच्छा, तो मेरी उनके साथ 2 घंटे पर्सनल मीटिंग हुई, तो उनके साथ चैटिंग भी हुई, सब कुछ होता है, टेलीफोन पे बात भी होती। उन्होंने कहा कि मिस्टर कपूर तुर्की के अंदर इतना खतरनाक भूकंप आ गया। मैंने कहा साहब याद है आपको, मैंने 2005 में ये जो मुलाकात हुई है मेरी 2023 में हुई है, 2022 में पिछले साल ही हुई है। अच्छा, अभी क्या महीना चल रहा है, मई का? नहीं, इसी में हुई है। हाँ, इसी में ये फरवरी में ही हुई थी, फरवरी में भूकंप के बाद इंडिया हेरिटेज सेंटर में। फरवरी के आसपास। ठीक है। तो कहते हैं मिस्टर कपूर तुर्की में देखो कितना बड़ा भूकंप आ गया। मैं कहा साहब आपको याद है 2005 में आप अर्थक्वेक के मेंबर थे एनडीएमए में, और मैंने क्या कहा था कि जियोथर्मल एनर्जी जमा होकर जब विस्फोट करती है तो भूकंप आता है, तो आप जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उसकी गर्मी की बिजली निकालते रहो, वो जमा नहीं होगी, विस्फोट नहीं होगा, प्रेशर कुकर नहीं फटेगा, तो डिजास्टर भूकंप नहीं आएगा। कहते तुर्की में कहाँ आ गया भूकंप, वहां गर्म पानी का? मैं क्या साहब आपने कभी गूगल खोला है? मैंने कहा गूगल खोल के देखिए, तुर्की के अंदर डबल सबडक्शन जोन है, वहां 1500 गर्म पानी के चश्मे हैं। मैंने कहा तुर्की का एरिया हमारे हिंदुस्तान के एरिया से बहुत थोड़ा है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में 330 गर्म पानी के चश्मे हैं, और अकेले तुर्की में जो हमारे हिंदुस्तान के एरिया से चौथा हिस्सा भी नहीं है उसमें 1500 गर्म पानी का चश्मा है।
कहते हैं वो तो गर्म पानी के हमाम है नहाने के लिए। मैंने कहा वो जो गर्म पानी के हमाम जिनको नहाने के लिए कह रहे हो, उनकी गर्मी जो कहाँ से आ रही है, वो जियोथर्मल एनर्जी है, जाके गूगल को अच्छी तरह से चेक करो। जब उन्होंने चेक किया, सारा पढ़ा, डबल सबडक्शन जोन ये वो, फिर उन्होंने ट्वीट किया, तो मुझे कहा इसको रीट्वीट करो, तो 170 आदमियों ने उसको रीट्वीट किया। पढ़ा ये तुर्की के भूकंपों की बात को, मैंने उसमें लिखा है कि देखिए तुर्की के अंदर डबल सबडक्शन जोन है, एक सबडक्शन जोन से ही कितनी हीट निकलती है, कितने गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं। आप सोच सकते हैं डबल सबडक्शन जोन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन या तो जापान में या तुर्की में या एक आधी जगह और होगी, इंडोनेशिया में, वहाँ 1500 गर्म पानी का चश्मा है। अगर आप 1500 गर्म पानी के चश्मे से सिर्फ सिलेक्टिवली 50 गर्म पानी के चश्मे सिलेक्ट कर लो जिनके अंदर सबसे ज्यादा गर्म पानी टेम्परेचर है, उनके अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दो, तुर्की में भूकंप आने बंद हो जाएंगे। आप दिल्ली की बात लीजिए, यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में एनसीआर का ऑफिस है, नेशनल कैपिटल रीजन। अच्छा, प्लानिंग बोर्ड एनसीआर प्लानिंग, उनके सरदार जी जगमोहन सिंह जी हैं। मैं करीब 2 महीने पहले की बात है, जगमोहन सिंह जी से बात की। जगमोहन सिंह जी को मैं भी जानता हूँ। जगमोहन सिंह जी ने मुझे वहां बुलाया, उनको मैंने बताया कि सोहना का हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसमें एक जियोथर्मल पावर प्लांट अगर एनसीआर लगा दे, क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, दिल्ली भी आती है, यूपी शायद आती है, नहीं राजस्थान आता है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एक शायद यूपी है, पश्चिमी तीन चार चीफ मिनिस्टर उसके राज्यों के उसके मेंबर हैं, और ये जो अर्बन डेवलपमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन का, वो भी मेंबर है। तो जगमोहन सिंह जी को, क्योंकि मैंने उसकी जो अर्चना अग्रवाल थी मेंबर सेक्रेटरी आईएएस, उसको टेलीफोन किया था, तो उसने मुझे कहा था, उसकी सेक्रेटरी ने, कि आप जगमोहन सिंह जी से बात कीजिए। फिर जगमोहन सिंह जी ने अपॉइंटमेंट दी, मैं वहाँ गया और आधा पौना घंटा डिस्कशन हुई। उनको बताया कि आप सोना के गर्म पानी के चश्मे में एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दीजिए, वो गर्मी को बिजली के रूप में निकालता रहेगा, तो दिल्ली और पूरे का पूरा राजस्थान और पूरे का पूरा हरियाणा और पूरे का पूरा नोएडा, दिल्ली का एनसीआर का जो एपी सेंटर होके भूकंप फटने का खतरा है, वो खत्म हो जाएगा जब तक वो मशीन काम करती रहेगी। एक मशीन कम से कम 50-60 साल काम करती है और फिर दूसरी लग जाती है, तो आप इसको परमानेंटली सॉल्व कर दो प्रॉब्लम को। उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो बातें बताई हैं, ये बातें हमें जो आज तक पढ़ने को मिली थी उनसे डिफरेंट है। मैं इनको अच्छी तरह स्टडी करके फिर सेकंड मीटिंग आपसे करूंगा। अभी हुई नहीं है सेकंड मीटिंग। नहीं, चलो तो अच्छा है। हमने उनको ये बता दिया है कि वहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने से, देखिए 1960 में दिल्ली में भूकंप आया था, 6 डिग्री का आया था। अच्छा, आज अगर 6 डिग्री का भूकंप आ जाता है ना, तबाही मच जाएगी सारे पे। मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, दिल्ली को नहीं बचा पाएगा। मगर अगर वहां पे आज सर्वे करा के वहां एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा देते हैं, तो पूरी की पूरी दिल्ली, पूरे का पूरा यूपी, पूरे का पूरा हरियाणा, पूरे का पूरा राजस्थान जो है, नोएडा साथ में, और ग्रेटर नोएडा, ये जो बने हुए ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं इंदिरापुरम की, वो जो ऐसे ऐसे झूलते हैं लोग, इंदिरापुरम में हाहाकार मच गया जब थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान का भूकंप आया था। आधी रात को वहां के लोगों को सूझ नहीं रही थी, चीखे मार रहे थे कि कौन किधर को जाए। मुझे याद है, मैं भी लेटा हुआ था और मुझे भी याद है वो भूकंप। गवर्नमेंट जो है इतनी अपैथेटिक गवर्नमेंट है, ये काम नहीं करती। जब भूकंप आ जाएगा फिर करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे जिसको चोट लगी उसको इतने हजार दे दो, जो मर गया उसके रिश्तेदार को इतना, फिर पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से एकदम आ जाएगा। फिर आधी रात को ही मोदी उठ के संवेदना शोक संदेश दे देगा कि हाय मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब जब कहते हैं कि वहां जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के इस त्रासदी को एडवांस में रोक दो, फिर मोदी जी चाय बेचने लग जाएंगे, फिर काम नहीं करेंगे। इस देश में काम नहीं होता, सिर्फ ड्रामा होता है, पखंड होता है, ढोंग होता है, क्रेडिट देने की होड़ रहती है कि मैंने बहुत काम कर दिया, मैंने बहुत काम किया, काम तुम कुछ नहीं करते।
अब जगमोहन सिंह को हमने बता दिया, अब देखते हैं जगमोहन सिंह इस जन्म में सेकंड मीटिंग देते हैं या अगले जन्म में देते हैं। चलिए, आप बड़े अच्छे तरीके से आपने ये सारी चीज़ों को बताया।